हाँ, कल हमारे आपके बीच में क्या चर्चा चल रही थी, लेटेंट हीट के बारे में बातचीत चल रही थी कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट मैंने बताया था किसी भी सबस्टेंट की स्टेट को चेंज कर देती है, लेकिन उसके टेम्परेचर को राइज नहीं करने देती है। मैंने क्या बताया, लेटेंट हीट क्या होती है, किसी भी सबस्टेंट के स्टेज को चेंज कर देती है, लेकिन टेम्परेचर को राइज नहीं होने देती है। तब उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट देखो 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। मतलब सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। और दूसरा कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या सॉलिड टू लिक्विड चेंज। ये देखिए, देखो क्या लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया, 1 kg सॉलिड सबस्टेंट को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड। कितना सॉलिड लेना है, 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कौन से प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्विवेलेंट होता है, 273.16 केल्विन होता है। तो चाहे ये केल्विन को हो और चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों बातें एक होती हैं। प्रोसेस मोर एनर्जी, मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन पर वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पर आइस के पार्टिकल हैं और इसी टेम्परेचर पर वाटर के पार्टिकल हैं। तो वाटर के पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, आइस के पार्टिकल के पास एनर्जी कम होती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट लेटेंट ऑफ फ्यूजन आइस इज, क्या दिया गया है, 3.34 × 10⁵। आइस की लेटेंट हीट कितनी है, इतनी है। अब देखा जाए 3.34 × 10⁵ ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी टू चेंज 1 kg ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर। मतलब 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट की ज़रूरत होती है, इतनी हीट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। हैंस 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ 3.34 × 10⁵ ऑफ लेस हीट देन 1 kg ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल मिलाकर के कहना ये है, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 kg हमने क्या ले लिया, आइस ले लिया, और 1 kg हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, सेम टेम्परेचर है।
तो लेटेंट हीट जो होती है आइस की कम होती है 3.34 इंटू 10⁵, और वाटर की इतनी ही ज़्यादा होती है। तो वाटर की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है और आइस की लेटेंट हीट कम होती है। तो ये किसकी थी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मैंने बात किया। अब दूसरा कौन सा बताया? लेटेंट हीट। ये लेटेंट दूसरा कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या इसी को क्या कहते हैं? लिक्विड टू गैस चेंज। अब क्या होता है, कोई लिक्विड है, उसको गैस में चेंज करने के लिए, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितने टेम्परेचर की, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वही चीज़ तुम्हारा देखो लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में मैंने क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ लिक्विड। मतलब लिक्विड हमने कितना लिया? 1 kg लिया, और इस इनटू वेपर स्टेट। तो 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विदाउट एनी राइज टेम्परेचर। और शर्त मैंने बता दिया है, वो हीट जो किसी सबस्टेंस को दी जाती है उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, केवल स्टेट चेंज हो जाती है सबस्टेंस की, तब उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो क्या दिखा है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो वेपर्स की लेटेंट हीट कितनी है? इतनी है, वेपर्स की इतनी है। और वाटर की क्या होगी? इतनी कम होगी। लिक्विड की क्या होगी? इतनी कम होती है। और वेपर की क्या होगी? इतनी ज़्यादा होगी। और यही कारण है, तो वेपर्स की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है और बॉयल्ड वाटर की लेटेंट हीट कम होती है। और यही कारण है कि कल तुमको मैंने बताया था, अगर जो उबलता हुआ पानी ऊपर गिर जाए और हम जल जाएं तो दर्द कम होती है। अगर जो हम स्टीम से जल जाते हैं, उतने ही डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम से जल जाए, भाप से जल जाए, तो हमें जलन ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा फील होती है, क्योंकि भाप की जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होती है और वाटर की लेटेंट हीट कम होती है। तो लेटेंट हीट कल हमने पढ़ा था क्या होता है? वो हीट जो किसी भी सबस्टेंस को दी जाती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करता है, तब उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, तो ये तो मैंने बताया लेटेंट हीट के बारे में। फिर से एक बार समझ लीजिए, लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसी को क्या कहते हैं? सॉलिड टू लिक्विड चेंज। और दूसरा कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसी को क्या कहते हैं? लिक्विड टू गैस चेंज। अब पहली वाली बात देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने नीचे लिख दिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड, हीट की वो मात्रा जो ज़रूरी होती है टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। हीट की वो मात्रा, रिक्वायर्ड मात्रा, जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तब उसी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आगे बात मैंने बताई है, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कहोगे तो 273.16 केल्विन पॉसेस मोर एनर्जी, मतलब वाटर के पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर में वाटर के पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा होती है
और आइस के पार्टिकल के पास एनर्जी कम होती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइसेस, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की कितनी होती है 3.34 × 10⁵ होती है। तो आइस की लेटेंट हीट इतनी होती है और वाटर की लेटेंट हीट इतनी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है 3.34 × 10⁵ ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड क्या टू चेंज 1 kg ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर जो हम 1 kg आइस ले लें तो 1 kg आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी, तब आइस किस में वाटर में चेंज होगी। हेंस 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ 3.34 × 10⁵ ऑफ लेस हीट। मतलब आइस के पास में इतनी एनर्जी कम होती है देन 1 kg ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कह रहे हैं सेम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 kg आइस ले लिया गया, 1 kg वाटर ले लिया गया, तो वाटर की एनर्जी जो होगी लेटेंट हीट इतनी ज़्यादा होती है और आइस की लेटेंट हीट इतनी कम होती है। ठीक इसी प्रकार से पहला वाले में देखो, दूसरे वाले में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब वो हीट रिक्वायर्ड हीट जिसमें 1 kg लिक्विड को वेपर्स में चेंज किया जाता है, गैस फॉर्म में चेंज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू वेपर स्टेज। मतलब 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट एनी राइज टेम्परेचर न बढ़े, तब उस हीट को क्या कहते हैं हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इतनी। तो वाटर की लेटेंट हीट कितनी होती है इतनी होती है और वेपर्स की इतनी ज़्यादा होती है। तो यह अपन कह लें सेम टेम्परेचर पर वाटर की लेटेंट हीट इतनी कम होती है और गैस की या वेपर्स की लेटेंट हीट इतनी ज़्यादा होती है। और यही कारण है चूँकि वेपर्स की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, यही कारण है कि अगर जो हम उबलते हुए पानी से जल जाए और स्टीम से जल जाए, भाप से जल जाए, तो हमें दर्द किस में ज़्यादा होगा, भाप से जलने में दर्द ज़्यादा होगा और उबलते हुए पानी से जलने में दर्द कम होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है और बॉयल वाटर की लेटेंट हीट कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। ये बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी, मेरी समझ में। अब देखा जाए क्या होता है। आगे देखिए क्या आप बताने जा रहे हैं। आगे देखा जाए फैक्टर अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो वेपोराइजेशन को कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहली बात सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वेपोराइजेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे तुम्हें मालूम है बरसात का सीज़न है। बरसात के सीज़न में अगर जो कपड़ों को आप साफ़ करते हो और ऐसे रख देते हो, कायदे से फैलाते नहीं हो, तो जल्दी नहीं सूखते हैं। और अगर जो फैला दोगे कपड़ों को प्रॉपर तो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब फैला देते हो तो कपड़े की सरफेस एरिया क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कपड़ों का पानी वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया अगर जो बढ़ा दोगे तो वेपोराइजेशन रेट बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है और उसी गड्ढे को थोड़ा चौड़ा कर दीजिए तो गड्ढे का पानी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाती है। समझे? तो वेपोराइजेशन प्रोसेस बढ़ाने के लिए आपको सरफेस एरिया बढ़ानी पड़ेगी।
जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी वेपोराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। सही बात है। जैसे आप पानी एक गंजी में लेकर के रख दो, सुबह से शाम तक गंजी में पानी भरा रहेगा, बहुत कम खाली होगा, ख़त्म होगा। और अगर जो गैस चालू कर दीजिए और गंजी में उतना ही पानी भर के रख दीजिए तो 2-3 घंटे के अंदर पानी पूरा उड़ जाएगा। इसका मतलब जब गैस चालू करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस को छोड़ करके उड़ते रहेंगे, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर को अगर जो बढ़ाओगे तो वेपोराइजेशन की रेट क्या होगी? बढ़ेगी। वेपोराइजेशन की रेट क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगली बात देखा जाए ह्यूमिडिटी। अगर जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मतलब बादल वगैरह है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पानी वेपर्स में कम उड़ेगा। और अगर जो एटमॉस्फेयर ड्राई है, मतलब एटमॉस्फेयर में पानी नहीं है, कम है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वेपोराइजेशन रेट कम होगी, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद में देखा जाए विंड स्पीड की बात करें, ये भी वेपोराइजेशन को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर जो हवा तेज़ चल रही है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? तेज होगा। और अगर जो हवा धीमी स्पीड से बह रही है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? कम होगा। अगली बात देखा जाए नेचर ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड का नेचर भी डिसाइड करता है वेपोराइजेशन की रेट को। तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, अगर दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? कम होगा। और दो पार्टिकल के बीच अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। जैसे आप पानी ले लें और पेट्रोल ले लें, 1 लीटर पेट्रोल ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, तो पेट्रोल क्या होगा? बड़ी तेज़ी से उड़ जाएगा, लेकिन पानी उतना स्पीड से नहीं उड़ता है। इसका मतलब वेपोराइजेशन रेट पेट्रोल में ज़्यादा होगी और वाटर में कम होगी। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगर देन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डीजल या पेट्रोल। तो तुम्हें याद रखना है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा वेपोराइजेशन रेट उतनी स्लो होगी, और जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा वेपोराइजेशन रेट उतनी ज़्यादा होगी। ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना है क्योंकि इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो तुमको मैंने बताया है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर मैंने बताया, पहला फैक्टर कौन सा बताया? सरफेस एरिया के बारे में मैंने बताया। सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ वेपोराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कपड़े का एग्जाम्पल बताया, या गड्ढे में भरे हुए पानी का एग्जाम्पल बताया, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर बताया। अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। और तीसरा मैंने बताया ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, जैसे बरसात के समय में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो अगर जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर जो एटमॉस्फेयर ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मैंने बताया
ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये भी मैंने बताया। अगर हवा तेज़ गति से चलती है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा, और अगर एयर स्लो स्पीड से बहती है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। और नेक्स्ट मैंने बताया है नेचर ऑफ लिक्विड की बात मैंने बताई है। नेचर ऑफ लिक्विड में अगर लिक्विड के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास में होंगे, तो इनको दूर करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, कम होगी। अगर जो कोई दूसरा लिक्विड है जिसके पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो इसका मतलब पार्टिकल या मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, थोड़ा सा अपन टेम्परेचर दे देंगे तो आराम से ये उड़ जाएंगे। यही कारण है कि वाटर के कंपेयर में पेट्रोल या डीजल का रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोल या डीजल। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन पेट्रोल या डीजल का क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर का क्या होता है, कम होता है। और वेपोराइजेशन की डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि जब लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है, तब उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन ज़रूर तुम्हें याद रखना है। सब्लिमेशन मैंने बताया है, जब सॉलिड को हीट करते हो तो डायरेक्ट वो किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। और अगर गैस को अपन कूल करेंगे तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, किस में चेंज हो जाता है, बोलो भाई, सॉलिड में चेंज हो जाता है। मतलब लिक्विड स्टेट क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, सब्लिमेट सबस्टेंस कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है सब्लिमेशन क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है, कोई भी सबस्टेंस जितने डिग्री सॉलिड सबस्टेंस जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघलता है वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, कोई भी सबस्टेंस जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, मतलब कोई भी लिक्विड जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तुमको एक बात और तुमको मैंने बताया है, हिल एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और प्लेन एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही कारण है कि प्लेन एरिया में पानी हाई टेम्परेचर पर बॉयल करता है और हिल एरिया में वाटर लो टेम्परेचर पर बॉयल करने लगता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए क्या कारण है कि प्लेन एरिया में खाना देर से पकता है, हिल एरिया में जल्दी पक जाता है। तो आपका सीधा सा आंसर है, हिल एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और प्लेन एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हिल एरिया में तो पानी कम टेम्परेचर पर बॉयल करता है। मैदानी इलाकों में हाई टेम्परेचर पर पानी बॉयल करता है। यही कारण है कि हिल एरिया में खाना जल्दी पक जाता है, मैदानी इलाकों में खाना देर से पकता है। तो आज की सेवा इतनी, खूब कस के पढ़ाई करिए और जो बातें न समझ में आया करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डाल दीजिए। हम दूसरे दिन तुम्हारी प्रॉब्लम को पहले टेकअप करेंगे, आगे लेक्चर बाद में पढ़ाएंगे। तो खूब पढ़िए, मस्त रहिए और पढ़िए भी, खेलिए भी, शैतानी भी करिए, लेकिन इतनी ज़्यादा शैतानी मत करना जिससे मम्मी पापा परेशान हो जाएं, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखना, मम्मी पापा भी परेशान न हो। खूब पढ़ाई भी करिए, खेलिए भी, समझे, क्योंकि खेलने, शैतानी करने और पढ़ने तीनों की उम्र यही होती है। तो हम तीनों को सलाह देंगे, खूब करो, लेकिन शैतानी थोड़ा समझ करके करना। ऐसा न हो कि माता पिता परेशान हो तुम्हारी शैतानी से। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है।
और मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करिए। और कोरोना की वजह से आपको बाहर घर से नहीं निकलना है, आप घर में ही पढ़ाई करें, ठीक है। और यही सोच करके मैंने लेक्चर बनाना शुरू किया है, जैसे तुम घर से बाहर न निकलो, घर में बैठ करके पढ़ाई करो और तुम्हारा सिलेबस भी होता रहे, जिससे स्कूल बंद है तो आपकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ की भी क्लास चल रही है, साइंस की भी क्लास चल रही है, और बचा क्या, हिंदी इंग्लिश वो तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ाई करिए और दोस्तों को भी बताइए जिससे उनका भी लॉस न हो। ओके।